हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चौथे अध्याय हमारी वित्तीय संस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें मैंने उन सभी प्रश्नों को रखा है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आपसे हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% आपको समझ में आएगा जो भी आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% आपका फ़ायदा होगा। इनसे पहले जो हमारी 3 चैप्टर था, उन तीनों चैप्टर का मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैंने करा दिया है। अगर आपने उसके वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए देखिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को यानी आज के वीडियो को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है क्योंकि हमारा अध्याय ही है हमारी वित्तीय संस्था। तो प्रश्न जो हमारा पूरा घूम फिर के आने वाला है ना, वित्तीय संस्था के पास ही आने वाला है। तो इसीलिए हमारा पहला प्रश्न भी है कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या बोलिएगा, वित्तीय संस्था मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें क्या उपलब्ध कराती है, उन्हें रुपया उपलब्ध कराती है या फिर उन्हें मुद्रा उपलब्ध कराने का काम करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान आप एक नॉर्मल आप सोचो, वित्तीय संस्थान से तात्पर्य क्या है। तो वित्तीय संस्थान का मतलब एक ऐसी संस्था जो लोगों को क्या उपलब्ध कराए, रुपया उपलब्ध कराए। लोगों को अगर किसी को आवश्यकता है कि मुझे कृषि कार्य के लिए 5,000 रुपये चाहिए, तो आप जाइए बैंक से 5,000 रुपये ले लीजिए। क्या समझ में आया? एक बार फिर से देखिए परिभाषा, वित्तीय संस्था क्या है। तो वित्तीय संस्था मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा उपलब्ध कराने का कार्य करती है। तो आपको यहाँ पे वित्तीय एक लाइन और है, वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि क्षेत्र में उद्योग व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मुद्रा उपलब्ध कराया जाता है। तो वित्तीय संस्थान जो आपको लोन देती है यानी आपको जो रुपये देती है वो अल्पकालीन भी हो सकता है, वो मध्यकालीन भी हो सकता है और वह रुपया दीर्घकालीन भी हो सकता है। मतलब आपको रुपया दिया गया है तो आपको रुपया अल्पकालीन में 2 या 3 या सप्ताह भर के अंदर आपको रिटर्न करना है। मध्यकालीन दिया है तो आपको 2 महीने 4 महीने के लिए दिया गया है। अगर आपको दीर्घकालीन रुपया उपलब्ध दिया गया है, बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, तो उसको आप 2 साल 3 साल में रिटर्न कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। वित्तीय संस्थान, ठीक है, वित्तीय संस्थान मौद्रिक क्षेत्र का या फिर वित्तीय संस्थान मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थानों को कहते हैं जो लोगों को आवश्यकता अनुसार रुपये उपलब्ध कराती है। तो वित्तीय संस्थान लोगों को कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और व्यापार के लिए भी उपलब्ध कराती है। वित्तीय संस्थान के द्वारा जो रुपये उपलब्ध करवाई जाती है वह अल्पकालीन भी हो सकता है, मध्यकालीन और दीर्घकालीन भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रयास करना है क्या कि अपने भाषा में लिखने का। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है, आप इसको भी लिख सकते हैं और जो मैंने बोला आप उनको भी लिख सकते हैं, आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का कि राज्य की वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, राज्य की वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य की वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में, तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा 2 भाग, एक होता है गैर संस्थागत और एक होता है हमारा संस्थागत। गैर संस्थागत का मतलब क्या हुआ, तो गैर संस्थागत के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, महाजन आ जाएगा, सेठ साहूकार आ जाएगा, व्यापारी आ जाएगा, रिश्तेदार आ जाएंगे, आपके दोस्त लोग आ जाएंगे। ठीक है, गैर संस्थागत का मतलब हुआ कि जिस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आप अपने रिश्तेदार से, आप अपने दोस्त से, महाजन से, गांव में व्यापारियों से अगर आप कर्ज लेते हो तो सरकार को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा इसी का दूसरा भाग क्या है, संस्थागत। तो संस्थागत के अंतर्गत कौन आता है, सहकारी बैंक आता है, प्राथमिक सहकारी समितियां आती है, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक
आदि को रखा जाता है संस्थागत वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, राज्य की वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो राज्य की वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है, गैर संस्थागत और संस्थागत। गैर संस्थागत के अंतर्गत महाजन, व्यापार, रिश्तेदार, दोस्त आदि को रखा जाता है। वहीं संस्थागत के अंतर्गत किसको? व्यापारिक बैंक को, भूमि विकास बैंक को, ग्रामीण क्षेत्रीय विकास बैंक को इत्यादि को रखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमारा आज का 3 नंबर का प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा भी गया है कई बार कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सहकारिता से, इसमें आप VVI लगा ही लीजिए। ठीक है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? सहकारिता का अर्थ क्या है? एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता का तात्पर्य या फिर सहकारिता का अर्थ क्या है? एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता का अर्थ है वह संगठन जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करता हो, हम उसको क्या बोलेंगे? सहकारिता। तो सहकारिता का देखिए, सहकारिता का आप सरल शब्दों में क्या कह सकते हो? सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार सहकारिता का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्ति जब स्वेच्छापूर्वक यानी अपनी इच्छा के अनुसार जब मिलकर अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए कोई कार्य करता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? सहकारिता कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। लेकिन आप इसको और तीसरे रूप में क्या डिफाइन कर सकते हो? तो आप क्या बोल सकते हो? सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। ठीक है, सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता। आप इसको भी लिख लीजिए, या फिर आप लिखिए सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना, या फिर आप लिखिए सहकारिता का अर्थ अर्थशास्त्र के अनुसार यह है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा अनुसार यानी अपनी इच्छा के अनुसार अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए या फिर अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए जब वह मिलजुल कर कार्य करता है, तो हम उसे ही क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह 3 नंबर का प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, वो भी अच्छे से। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है आपके लिए कि स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? स्वयं सहायता समूह, तो आप क्या बोलिएगा? स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20, आपको ये डाटा याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव का प्रिय प्रश्न है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वयं सहायता समूह या स्वयं सहायता समूह का संगठन में कितने लोगों का यह समूह होता है? तो 15 से 20 लोगों का होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलिएगा? स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, स्पेशली मतलब खास कर कौन? महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है। मतलब इस पर सरकार का नियंत्रण, अब तो सरकार भी इसको देखरेख करती है। सरकार भी इससे अब कनेक्ट हो गया, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, लेकिन सरकार भी अब अप्रत्यक्ष रूप से इनसे जुड़ गया है। लेकिन यह एक तरीके से याद रखना है, अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता है। हम उसे क्या कहेंगे? स्वयं सहायता समूह। तो इसको अपनी भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं। स्वयं सहायता समूह का तात्पर्य है कि अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में आपके आसपास भी जीविका का नाम सुने होंगे, जहाँ पे क्या होता है 15 से 20 महिलाएं मिलकर एक समूह का निर्माण करती है और वहाँ पर महिलाएं अपनी बचत, मतलब वो अपने सेविंग्स कर करके 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये सप्ताह वो जमा करती है सभी मिलकर, और उनके बाद आप उस राशि को बैंक में जमा कर सकते हो। और एक जो वो समूह है ना, समूह बैंक के पास जाकर वो अपने समूह के नाम पर 2 लाख 4 लाख रुपए का आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और जो आपके समूह के सदस्य हैं, उन सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, वो फिर अपनी ज़रूरतों को उस रुपये से पूरा कर सकता है। वो किसके अंतर्गत आएगा? स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्वयं सहायता समूह आपको समझ में आ गया होगा। तो स्वयं सहायता समूह क्या है? तो स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों का खास करके महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है, जिसमें महिलाएं अपने रुपये को बचत करके उसमें जमा करती है और फिर बैंकों से लोन लेकर लघु लोन लेकर वह अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता है। यह हमारा क्या कहलाएगा? स्वयं सहायता समूह कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो 4 नंबर का प्रश्न भी समझ में आपको आ गया है होगा, बिल्कुल ही ठीक है। हमारा अब चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। 5 नंबर का प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? संक्षिप्त में विवरण देना है। ठीक है, मैंने क्या बोला? व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? संक्षिप्त में विवरण दें। तो व्यावसायिक बैंक मूल रूप से 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है। इसमें से पहला कौन सा है? तो अस्थाई जमा, दूसरा है हमारा चालू जमा, तीसरा है संचयी जमा और नीचे में आवर्ती जमा। हो सकता है आपको नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोलकर समझा दूंगा। आप ध्यान दीजिए, आपको ये सब का सब ऐसे ही वीडियो देख के ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो व्यावसायिक बैंक को मूल रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है हमारा। उसमें से पहला क्या है? अस्थाई जमा। तो अस्थाई जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि जैसे 3 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए जमा किया जाता है। इसमें इस राशि पर बैंक ब्याज भी देता है। यानी जो हमारा पहला जो हमारा अस्थाई जमा में से आप रुपये का निकासी नहीं कर सकते हो। अगर आप 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के या उससे अधिक के लिए अगर आप अपने बैंक को डिपॉजिट कर देते हो, फिक्स कर देते हो, तो उतने समय तक आपको अपने खाते में सिर्फ रुपया जमा करना पड़ेगा। आप सिर्फ जमा ही कर सकते हो, आप रुपये निकाल नहीं सकते हो। लेकिन जब आप अपने रुपये को बैंक में जमा करके रखोगे तो इसके बदले बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करता है, लोन भी उपलब्ध कराता है आपको। सॉरी, लोन नहीं, आपको ब्याज देता है। ठीक है, सॉरी, लोन नहीं, ब्याज देता है। ठीक है, तो अस्थाई जमा समझ में आया? अस्थाई जमा क्या है? तो अस्थाई जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि के लिए जैसे 3 वर्ष या 4 वर्ष उससे अधिक समय के लिए जमा किया जाता है। इसमें से निकासी नहीं हो सकती है जितने वर्ष तक आप जमा करोगे। लेकिन जो आप रुपये बैंक में जमा करते हो उसके बदले बैंक आपको ब्याज भी देती है। ठीक है, हमारा दूसरा है चालू जमा। तो चालू जमा खाता में रुपया जमा करने वाले अपने इच्छा अनुसार रुपया जमा भी कर सकता है और रुपया निकाल भी सकता है। चालू जमा को क्या कहते हैं? करेंट अकाउंट कहा जाता है चालू खाते को। इसमें आप अपनी मर्जी से स्वेच्छानुसार रुपया जब चाहो जमा कर सकते हो और जब चाहो आप रुपये की निकासी कर सकते हो, रुपये निकाल सकते हो अपने खाते में से। तीसरा है हमारा संचयी जमा। तो संचयी जमा में खाता धारक जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, लेकिन वह रुपये की निकासी एक निश्चित अवधि में या एक निश्चित जो उनका है एक निश्चित निकालने की अधिकार सीमित रहता है। मतलब आप रुपये तो जमा कर सकते हो संचयी जमा में, लेकिन आप रुपये की निकासी एक सीमित समय में कर सकते हो। उनमें आपको दिया जाएगा कि 6 महीने में या साल भर में 2 बार निकासी करनी है या 6 महीने में 2 बार करनी है। तो एक निश्चित समय में एक उसका सीमित मतलब निकालने का जो सीमा है ना, वो फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो संचयी जमा समझ में आया? संचयी जमा में खाता धारक अपने खाते में रुपया जमा कर सकता है, लेकिन निकालने का अधिकार क्या होता है? सीमित होता है। उसके बाद अंत है हमारा आवर्ती जमा। तो आवर्ती जमा तो इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहक से प्रति माह एक निश्चित राशि लेता है। ठीक है, 6 महीने या साल भर या 2 साल या 4 साल के लिए वह एक निश्चित राशि जमा लेता है, खाता धारक से जमा मतलब करवाया जाता है उनके खाते में, और फिर एक निश्चित अवधि के बाद आपको उसके बदले रुपया भी दिया जाता है। जैसे मान लो आप अपना LIC करवाते हो, तो LIC में क्या होता है? एक फिक्स समय के लिए आपको रुपया जमा करना है और फिर जाके LIC वाले की तरफ से रिटर्न के रूप में आपको 2 साल 4 साल के बाद आपके रुपये से आपको ज़्यादा रुपया दिया जाता है। तो एक तरीके से आवर्ती जमा भी वही है। आवर्ती जमा में मूल रूप से क्या होता है? तो इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों से यानी उनका जो कस्टमर है, अपने कस्टमर से प्रति माह एक निश्चित राशि जमा करवाता है। अच्छा, एक निश्चित अवधि के लिए वो जमा करवाता है। वो हो सकता है 60 महीने के लिए हो सकता है 72 महीने के लिए हो,
या फिर हो सकता है उनसे भी ज़्यादा के लिए हो, लेकिन इसके बदले जो है एक निश्चित राशि भी आपको बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं व्यावसायिक बैंक आपको समझ में आ गया होगा। व्यावसायिक बैंक मूल रूप से कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कौन सब? अस्थाई जमा, चालू जमा, चालू जमा बोलिए, उसके बाद संचयी जमा और आवर्ती जमा। अस्थाई जमा में आप फिक्स समय के लिए जमा करते हो, चालू खाते में जब चाहे आप जमा कर सकते हो। संचयी जमा में आप जब चाहो जमा कर सकते हो, लेकिन निकालने के लिए आपको सीमित कर दिया जाएगा। आवर्ती जमा में आपको एक फिक्स साल के लिए आपको प्रत्येक महीने कुछ राशि जमा करनी होगी, और जब आपका समय पूरा जाएगा तो समय के बाद आपको एक टोटल रुपया, और उनसे टोटल रुपया जो आपका वह है वो, और उनसे कुछ रुपया अधिक आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, जैसे LIC में किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 के 5 प्रश्न आपको अच्छी सी समझ में आ गया होगा। वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? राज्य की वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया? सहकारिता से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? और व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? संक्षेप में विवरण दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा फिर से देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो आप अपने डाउट वाले प्रश्न को, जो समझ में नहीं आया, उनको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जब मैं 5वां अध्याय बनाऊंगा तो 5वें अध्याय के वीडियो में मैं आपके प्रश्न को भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, जाने से पहले मैं थोड़ा सा वीडियो के बोर्ड के साइड में आ जाता हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिसकी ज़रूरत उतनी है नहीं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में ही पूरा का पूरा समझा दिया है। ये मेरा कॉन्फिडेंट है। अगर आपको नहीं आया तो आप अपना ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री का टोटल यानी जितना भी 8 अध्याय का मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझा दिया है। बहुत ही सरल शब्दों में सारे अध्याय के सब्जेक्टिव को, उनके साथ ही सारे ऑब्जेक्टिव को भी मैंने, ऑब्जेक्टिव में भी जो 4 ऑप्शन दिया जाता है ना, 4 ऑप्शन को भी मैंने डिटेल से समझाने का प्रयास किया। अगर आपने अभी तक इतिहास के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ढूंढिए क्लास 10th हिस्ट्री या फिर क्लास 10th हिस्ट्री बाय अमन सर, ऐसे भी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। या फिर क्लास 10th हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं और बता दूं कि ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स के भी मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाइए इसके भी वीडियो को देखिए। और हमारा आज 4था अध्याय चल रहा है, यानी 4था चैप्टर है हमारा। इनसे पहले जो हमारा 3 चैप्टर था उनका भी मैंने सब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया है। तो आप जाइए इन सभी वीडियो को देखिए, 100% आपका फायदा होगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में अपना 100% देकर समझाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है बिल्कुल आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों का फ़ायदा हुआ है तो आपका भी ज़रूर होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है, या फिर यह वीडियो कैसा लगा और आप क्या बदलाव चाहते हैं अपने इस परिवार में, तो आप उनके बारे में भी अपने व्यू को ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, लेकिन आपसे जाने से पहले एक हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा परिवार है नॉलेजपुर, ये तभी ग्रो कर सकता है जब आप मदद करोगे। आपके मदद के बिना ये परिवार ग्रो ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप भी इस परिवार के एक सदस्य हो। तो सदस्य होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा नहीं, अपने 20 दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। जब भी आप फेसबुक पर शेयर कीजिए तो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ टैग जरूर कीजिएगा, और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, या फिर आपके रिलेटिव्स में आपके भाई बहन कोई भी अगर पढ़ने वाला है तो उन्हें एक बार आप इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।